जी नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आप सबसे निवेदन किया था मैंने कि मैं प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम महायुद्ध के बारे में, विश्व युद्ध और महायुद्ध कहने को लेकर अनेक लोगों के मन में भ्रांति होती है। विश्व युद्ध इसलिए भी कह सकते हैं कि एक से अधिक देश उसमें शामिल हुए थे। महायुद्ध भी इसीलिए कह सकते हैं कि एक से अधिक देश उसमें शामिल हुए थे। युद्ध कहने का आशय केवल इससे नहीं है कि सभी देश शामिल हुए थे, सब कुछ हमेशा होता नहीं, इसलिए भी ऐसा ही मानना चाहिए कि एक से अधिक देश शामिल हुए थे, इसलिए वो महायुद्ध भी है और विश्व युद्ध भी है। इसके शब्दों के शाब्दिक आर्थिक लक्षण तीनों में अर्थ लेने की जरूरत है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है आज के समय में कि जब मैंने चर्चा किया था कि प्रथम महायुद्ध के विषय में आज मैं चर्चा करूंगा, लेकिन जब मैं तफसील से विस्तार में अपने पूर्व के अध्ययन के आधार पर और वर्तमान अध्ययन के आधार पर जब उसके विस्तार में गया तो मुझे ज्ञात हुआ या मैंने महसूस किया कि उससे पहले हमें कुछ ऐसी बातों की चर्चा करनी चाहिए जो उसकी आधारभूत बातें हैं और जिसको जानना वर्तमान संदर्भ में, जब हम पुरानी बातों की 100 वर्ष पहले या 70 वर्ष पहले की घटना की जब हम चर्चा करेंगे तो उसका संदर्भ और उसका प्रसंग ठीक ठीक समझ पाएंगे, जुड़ पाएंगे, जान पाएंगे और उसके अनुसार अपने विचार प्रकट कर पाएंगे, लोगों को बता पाएंगे और लोगों से चीज़ों को शेयर कर पाएंगे। आप जानते हैं कि जब प्रथम महायुद्ध हुआ था 1914 से 1919 के बीच, मैं अभी महायुद्ध के विस्तार में नहीं जाऊंगा, तो उसके 10 वर्ष बाद दुनिया में राष्ट्र संघ नाम का एक संगठन अस्तित्व में आया था। वह संगठन जो अस्तित्व में आया तो लगा कि कुछ समाधान करेगा, लेकिन वास्तव में उसने कोई समाधान नहीं किया, कोई दिशा नहीं दिया और उसकी भूमिका नहीं के बराबर रही। फलस्वरूप चाहे जो भी कारण रहा हो, द्वितीय विश्व युद्ध आया और द्वितीय विश्व युद्ध आने के बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध अप्रैल 1945 में समाप्त हुआ तो इस बात की दुनिया में जो भी संवेदनशील लोग थे या जो स्वतः राजनीति करना चाहते थे, राजनीति कर सकते थे, उनके मन में ये विचार, दोनों प्रकार के लोग, जो कुटिल थे और जो कुटिल नहीं थे, दोनों प्रकार के लोगों के मन में यह विचार आया कि दुनिया में केवल राष्ट्र संघ नाम के संगठन से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसका जीर्णोद्धार और पुनरुद्धार होना चाहिए और ये नए स्वरूप में, नए कलेवर में, नई व्यवस्था में राष्ट्र संघ आना चाहिए जो अब से 16 वर्ष पहले स्थापित हुआ है। एक तरह से उसका जीर्णोद्धार हुआ और 1945 में ही राष्ट्र संघ संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में अस्तित्व में आ गया। वह जब संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया तो उसमें उस समय कुल 61 सदस्य थे और 61 सदस्यों ने उसके बने हुए संविधान पर हस्ताक्षर किया। उसकी आम बैठक हुई और उस आम बैठक में सर्वसम्मत से उस संविधान को, उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उस संयुक्त राष्ट्र संघ की जब स्थापना हुई उस समय सबसे महत्वपूर्ण विषय यह हुआ कि ऐसे देशों को अस्थायी सदस्य बनाया गया जिन देशों की द्वितीय विश्व युद्ध में किसी न किसी रूप में, आप गुडाकनाल वार की आप चर्चा करेंगे और उसके डिटेल में जाएंगे, जापान के युद्ध की चर्चा करेंगे, उसके डिटेल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जब दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध के समय सबसे महत्वपूर्ण और प्रखर देश सामने उभर कर आए तो उन देशों में जो सबसे महत्वपूर्ण देश थे उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, ये 4 सबसे महत्वपूर्ण देश थे। और इन 4 महत्वपूर्ण देशों के आलोक में दुनिया में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा चीनी
और सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है ऐसे चीन को भी उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया और इसलिए उसके 5 स्थायी सदस्य बना दिए गए। चीन की प्रत्यक्ष बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उस युद्ध में नहीं थी, लेकिन कुटिल भूमिका प्रकारांतर से पर्दे के पीछे से उसने बड़ा रोल प्ले किया था। जापान के साथ उसने कुटिलता भी किया था और दिखावे में उसका सहयोग भी किया था। इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना तक की सामान्य पृष्ठभूमि, उसके विस्तार में हम नहीं जा पाएंगे। जब प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की आने वाले समय में आपसे चर्चा करेंगे तो उसके विस्तार में भी जाएंगे। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना यानी राष्ट्र संघ की स्थापना से 16 वर्ष बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के 3 वर्ष बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की स्थिति को अगर यहीं विचार करके 1 मिनट के लिए आप रोकिए तो हम अभी वर्तमान संदर्भ में आपसे चर्चा करना चाहते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वहां की जनता ही नहीं, पूरी दुनिया में वे देश जो कोरोना महामारी कोविड-19 से किसी न किसी रूप में कम या अधिक पीड़ित हैं, उन देशों की 2 तरह की परिस्थितियां, 2 प्रकार के संकट और 2 प्रकार की झंझटों से वे जूझ रहे हैं। झंझट एक है उनके पास संकट कि उस महामारी, उस विपदा से कैसे निपटें, पूरी तरह कैसे निपटें, और फिर उनके बारे में उनके देश की जनता क्या सोचती है, क्या जानती है, उनके बारे में देश की जनता क्या सोचती जानती है और वे जनता क्या चाहती है कि उनकी सरकार या उनका नेतृत्व किस प्रकार का रिएक्शन दुनिया के सामने दे, लोक के सामने दे, विश्व स्तर पर वह किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाए। कम से कम संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में अभी 19 मई को, यानी पिछले 4-5 दिन पहले, जो महानिदेशक हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के, अफ्रीकी मूल के हैं, और कहना नहीं चाहिए कि एक दरिद्रता का यह अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन मानसिक रूप से दरिद्र व्यक्ति हैं। ऐसे अफ्रीका के जनरल टेड्रोस एडोनम घेब्रेयस, वो उसके महानिदेशक हैं। महानिदेशक का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। समाज में, सोशल मीडिया में अनेक प्रकार की ऐसी सूचनाएं, ऐसी बातें प्रसारित हो जाती हैं जो नहीं प्रसारित होनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो उस पर सहजता से विश्वास कर लेते हैं और उस विश्वास को लेकर आगे बढ़ते हैं, लोगों को बताते हैं। इस नाते जो भी समाज माध्यम का उपयोग करने वाले लोग हैं उनको बहुत जिम्मेदारी का पालन करना चाहिए। तो वो घेब्रेयस का कार्यकाल 1 मई 2017 से शुरू हुआ है और वो 30 अप्रैल 2022 तक महानिदेशक के पद पर रहेंगे। जो ये प्रचारित कर दिया गया कि हमारे देश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो चेयरमैन हो गए, अब ये होगा वो होगा, हम ऐसे करेंगे वैसे कर, हमको सत्य और वास्तविकता में रह के अपने यश को, अपने उज्जवल भविष्य के बारे में विचार करना चाहिए, कार्य करना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। बीते 18 अप्रैल को लिखा गया उनका पत्र, 19 मई को उन्होंने घेब्रेयस महोदय को, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक को मेल ट्विटर पर उन्होंने अटैच करके ट्वीट किया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, और यह स्पष्ट करने को कहा कि बार बार मैं आपको कह रहा हूं, आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप स्पष्ट करिए कि क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन चीन के साथ मिलकर कोई षड्यंत्र किया है या नहीं किया है। क्या चीन की गतिविधियां स्पष्ट हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के सामने? क्या चीन ने गलती किया है, उसको ऑब्जर्व किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने? क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वास्तविक तस्वीर पूरी दुनिया के सामने स्पष्ट किया है?
यदि नहीं किया है तो आने वाले 30 दिन में, यानी कि 16 या 17 जून 2020 तक विश्व स्वास्थ्य संगठन स्पष्ट करे कि चीन कोविड-19 के संदर्भ में किस प्रकार की भूमिका अदा किया है, उसका पारदर्शिता का स्तर, उसके खुलेपन का स्तर, लोगों को बताने का स्तर और पूरी बात दुनिया की मानवता के सामने स्पष्ट कर देने का भाव किस प्रकार है। सच्चाई क्या चीन विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से आने वाले 30 दिन में बताएगा? यदि नहीं बताएगा तो अमेरिका प्रत्येक वर्ष $50 करोड़ विश्व स्वास्थ्य संगठन को सहयोग प्रदान करता है। उसको बीते 14 अप्रैल को अस्थायी तौर पर अमेरिका ने रोक। यदि विश्व स्वास्थ्य संगठन चीन की निगरानी करके वास्तविक तस्वीर नहीं बताता तो अमेरिका न केवल विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपनी सदस्यता वापस लेने पर विचार करेगा, बल्कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को दी जाने वाली प्रत्येक वर्ष $50 करोड़ की धनराशि भी नहीं देगा और अस्थायी रूप से रोक देगा। जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर है। वहां उसके महानिदेशक बैठते हैं। महानिदेशक ही वास्तव में सब कुछ होता है, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड अधिशासी निकाय के चेयरमैन बनते हैं प्रत्येक वर्ष, हर वर्ष के लिए उसके सदस्य देशों में से एक व्यक्ति बनता है, जो उसके 34 सदस्यीय विधान परिषद होता है, उसका बोर्ड होता है। वह बोर्ड का भी गठन 194 सदस्यों के द्वारा तय किए जाते हैं, चुने जाते हैं। उसमें से एक अध्यक्ष चुना जाता है, चेयरमैन चुना जाता है। वह चेयरमैन प्रत्येक वर्ष बदलता है, वह बोर्ड भी बदलता है, वह चेयरमैन भी बदलता है। एक वर्ष के लिए हमारे देश को चेयरमैनशिप का अधिकार प्राप्त हुआ है। अमेरिका ने जो यह कार्य किया है, जो पत्र लिखा है और लगातार यह कार्य कर रहा है, यह कार्य अमेरिका का 2 कारणों से है। और वह कारण नंबर 1 है कि दुनिया में अपना वर्चस्व और प्रभुत्व, बल्कि 3 कारण है। अपना वर्चस्व और प्रभुत्व कायम रखना चाहता है अमेरिका। दूसरा, वह विश्व में चीन की दादागिरी, होशियारी, कुटिलता और जो दुनिया को नीचा दिखाने की साजिश है, उससे भी निपटना चाहता है। और तीसरा, अमेरिका अपने देश में आसन्न जो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन का चुनाव होता है अमेरिका में, उसमें वह पुनः प्रत्याशी होने वाले हैं। उस दृष्टि से अपने देश के नागरिकों के प्रति अपनी जवाबदेही भी वो सुनिश्चित करना चाहते हैं। इसलिए इन तीनों कारणों से अमेरिका अनिवार्य रूप से चीन पर हमलावर है। आने वाले समय में और तीखा होगा उसका हमला, चुनाव से पहले तीखा होगा, चुनाव के बाद चाहे जो भी पार्टी की सरकार डेमोक्रेटिक या रिपब्लिकन की आएगी, वह चीन पर और अधिक हमलावर होगी। क्योंकि हिलेरी रोदम क्लिंटन पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चुनाव लड़ी थी, वे चीन के पक्षपाती थी, चीन की आंतरिक चीजों पर बहुत विश्वास करती थी, वहां से उनका रिलेशन अच्छा था। लेकिन अब आने वाला जो चुनाव होगा, कौन चुनाव लड़ेगा, वो क्या परिस्थिति होगी, अपने देश के हितों की वो कैसे रक्षा करेगा, ये बहुत विकट सवाल अमेरिका के सामने है। और उस विकट सवाल से निपटने के लिए यह आवश्यक और जरूरी है कि वो चीन को लक्ष्य करे। और यह लक्ष्य इसलिए करना जरूरी है क्योंकि अमेरिका के पास स्पष्ट प्रमाण है कि ज्ञात स्रोत और सूचना के अनुसार जो डाटा बैंक है, उसके अनुसार जब चीन को दिसंबर 2019 में ही स्पष्ट हो गया था कि चीन
में इस तरह की बीमारी, चाहे वो कृत्रिम रूप से चाहे प्राकृतिक रूप से आ पड़ी है या फैल रही है, उसके बाद भी चीन से 1 करोड़ से अधिक लोग, लगभग 1,24,00,000 लोग वायुयान से चीन के बाहर यात्रा किए हैं। यह बहुत बड़ी संख्या होती है वैश्विक स्तर पर। और यह संख्या, अगर चीन को इस वास्तविकता का ज्ञान था, चीन इस चीज को जानता था, तो उसने अपने यहां यह प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया? दुनिया को उसने इससे आगाह क्यों नहीं किया? क्या उसके मन में यह छुपा रहस्य नहीं था? क्योंकि जब चीन में यह इसका आइडेंटिफिकेशन हुआ, उसके लगभग 47 दिन बाद दुनिया के सामने उसने परोक्ष रूप से इस विषय की चर्चा किया। परोक्ष रूप से यह विषय दुनिया के संज्ञान में आया। लगभग 24 जनवरी के आसपास दुनिया के संज्ञान में यह विषय आया। इसलिए जो अमेरिका का ऑब्जर्वेशन है, अमेरिका जो इस विषय में विचार और सोच रखता है, वह आधारहीन नहीं है। 19 मई का जो 4 पन्ने का A4 साइज का पेज, 4 पन्ने में अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर महानिदेशक को पत्र अटैच करके ट्वीट किया है, यह आधारहीन नहीं है, उसके पीछे कारण है। और उसके पीछे कारण मैं आपको स्पष्ट करता हूं तथ्य और रिकॉर्ड के साथ। आप जानते हैं कि 2017 में संयुक्त राष्ट्र संघ जो सुरक्षा परिषद है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में सदस्यता हेतु जो उसका निकाय संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, उसमें स्थायी सदस्यता हेतु भारत के लिए जो प्रस्ताव था, जो आयोजना थी, उस प्रस्ताव पर चीन ने खुलकर विरोध किया। और संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की जब बैठक हुई, उस बैठक में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव को बाकायदा प्रस्ताव देकर, लालच देकर, क्योंकि वे दक्षिणी पूर्वी एशियाई मूल के थे, मैं स्थान नहीं उल्लेख करूंगा, वो बहुत बड़े व्यापारी थे, उनको 42 करोड़ डॉलर का लोभ देकर चीन ने उस प्रस्ताव को एजेंडे से ही बाहर करवा दिया। भारत को सदस्यता प्राप्त होगी, यह एजेंडे पर आ ही नहीं पाया। यह षड्यंत्र भी वर्तमान समय में भारत को तो पता है ही, अमेरिका के पास भी इसका पुष्ट प्रमाण उपलब्ध है। घेब्रेयस महोदय जो महानिदेशक हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के, ज्ञात सूचना है, क्योंकि वो मानसिक दरिद्र हैं, ऐसा दुनिया के लोग कह रहे हैं, दुनिया के चिंतक विचारक कह रहे हैं, अफ्रीकी मूल के हैं। घेब्रेयस ने बड़े पैमाने पर बहुत बड़ी धनराशि लेकर चीन के हितों की रक्षा की है, चीन के पक्ष में अनेक बयान दिए हैं, तथ्यों और रिकॉर्डों को झुठलाया है। चीन से कोरोना के प्रकट हो जाने के बाद जो यात्री बाहर गए हैं, उस तथ्य और रिकॉर्ड को झुठलाया है। चीन में जितने लोग इससे प्रभावित हुए हैं, उस तथ्य और रिकॉर्ड को झुठलाया है। चीन में जितने लोगों का इलाज हो गया, वो दुरुस्त हो गए, उस रिकॉर्ड को झुठलाया है। चीन में जितने लोग अभी भी संक्रमित हैं, उस रिकॉर्ड और तथ्य को भी घेब्रेयस ने झुठलाया है और गलत बयान दिया है। क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन का पहला कार्य है उसके संविधान में कि दुनिया में जितने भी संचारी और असंचारी रोग हैं, संक्रामक और गैर संक्रामक रोग हैं। संक्रामक रोग जनरली वायरस और बैक्टीरिया से फैलता है, असंक्रामक रोग वायरस और बैक्टीरिया से नहीं फैलता। व्यक्ति के अंदर, जिसके अंदर उपस्थित होता है, वो व्यक्ति उससे प्रभावित होता है, उसका जीवन जाता है या इलाज होता है या वो ठीक हो जाता है। लेकिन जितने भी संचारी रोग या संक्रामक रोग या गैर संक्रामक रोग हैं, इन रोगों की दुनिया में उपस्थिति, इनका फैलाव,
इनके रोकने के उपाय करने संबंधी आंकड़े को ठीक ठीक प्राप्त करना पहला दायित्व और उत्तरदायित्व संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को दिया है। यानी दुनिया में सर्वाधिक प्रभावित करने वाले लाइफ को, जीवन को कौन सबसे बड़े रोग हैं, उससे प्रभावित कितने लोग हैं, कितने लोगों का इलाज हो गया, कितने लोग ठीक हो गए, कितने लोग अभी भी प्रभावित हैं और उस रोग को समूल नष्ट कर देने के लिए कौन से उपाय किए जाने चाहिए। यह डाटा बैंक, एक बड़ा डेटा पूल तैयार करने का उत्तरदायित्व विश्व बैंक का प्राथमिक उत्तरदायित्व है। घेब्रेयस महोदय ने इसमें बहुत नाइंसाफी की है, बहुत अन्याय किया है और इसका तथ्य और रिकॉर्ड अमेरिका के पास है। अमेरिका दुनिया के सारे देशों के साथ मिलकर, और दुनिया के देश उसका सहयोग भी करेंगे, मिलकर चीन की जांच करेगा। चीन को जांच करवानी पड़ेगी, जांच नहीं करवाया तो उसका परिणाम भुगतने को तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि चीन यह कोरोना वायरस, ये कोविड-19, आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्था, दुनिया के देशों की राजनीतिक व्यवस्था, दुनिया के देशों की सामाजिक व्यवस्था, इन तीनों को बहुत विकट रूप से प्रभावित करेगा। अर्थ प्रधान देश है भारत। बार बार मैंने अपने एक लेख में, 1 महीने पहले लिखे जाने वाले लेख में कहा कि आने वाला समय जो होगा वो मानवता और अमानवता, यानी मनुष्यता और पाशविकता के बीच संघर्ष का कालखंड होगा। प्रधानमंत्री जी ने अपने उसी उद्बोधन में 12-13 मई का जो प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन था, उन्होंने कहा अब दुनिया अर्थ केंद्रित वैश्विक वातावरण से निकलकर मानव केंद्रित वैश्विक वातावरण में आएगी। इस दृष्टि से चीन को या तो अमेरिका और दुनिया के दबाव को स्वीकार करके सत्य उगलना पड़ेगा। और अभी लगभग आधा कार्यकाल विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक का पूरा हुआ है। आधा कार्यकाल अभी उनका विद्यमान है, अभी हैं वो मई 2022 तक, लगभग 2 वर्ष का कार्यकाल उनका शेष है। इसलिए वो अभी भी बहुत सारा षड्यंत्र करेंगे। षड्यंत्र नहीं पूरा होगा तो चीन उनकी खबर लेगा। उस चीन को बचाने के लिए वो और गलतियों पर गलतियां करते जाएंगे। उनकी गलतियां चीन को और अधिक प्रभावित करेगा। इस बात को बहुत ठीक से समझ लेने की आवश्यकता है। और इस आवश्यकता के क्रम में, इस परिस्थिति के क्रम में आप सबको यह जानना पड़ेगा, कम से कम भारत के नागरिक बंधुओं को, कि भारत का स्टैंड, भारत का दृष्टिकोण वर्तमान समय में बहुत स्पष्ट है। एक अच्छे, सुव्यवस्थित और दूरदर्शी नेतृत्व के हाथ में है। ये बड़े सौभाग्य का विषय है। किसी विचारधारा, किसी व्यक्ति का पक्षपाती होकर यह बात नहीं। कोई भी संवेदनशील और दूर तक सोचने वाला व्यक्ति, चाहे उसकी जो भी विचारधारा हो, अगर देश के प्रति, मानवता के प्रति, मनुष्यता के प्रति थोड़ा भी प्रेम होगा तो प्रत्येक व्यक्ति यही बात कहेगा। अब 1945 में, 1929 में गठित संयुक्त, 1929 वर्ष मुझे बहुत प्रभावित करता है, क्योंकि 1929 का ही वर्ष है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कलकत्ता में मदर टेरेसा की उपस्थिति में हिंदू से ईसाई बने थे। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक 100 वर्ष पहले 1829 में उनके ग्रैंडफादर के फादर, यानी मोतीलाल नेहरू के ग्रैंडफादर लक्ष्मी नारायण नेहरू मुस्लिम से हिंदू बने थे। यह बात आने वाले समय में अपने हिसाब से स्पष्ट होगी, लेकिन प्रसंगवश 1929 आया तो मैंने चर्चा किया। 1929 में संघ, जो राष्ट्र संघ बना, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वो संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में पूरी तरह पुनरुद्धार और जीर्णोद्धार हुआ उसका। और उसी संयुक्त राष्ट्र संघ ने दुनिया में विपत्तियों और महामारियों से निपटने के लिए 1948 में
विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन किया। आप ये स्पष्ट जानिए कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक निकाय है, एक उसका आनुषंगिक संगठन है। इसलिए यह बात और भी ध्यान में रखने की है कि संयुक्त राष्ट्र संघ पर का 24% पूरा खर्चा, पूरा व्यय विश्व बैंक सहित अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका वहन करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका यदि विश्व स्वास्थ्य संगठन से नाराज होगा, 50 करोड़ डॉलर प्रति वर्ष दिए जाने वाले अंशदान को स्थायी रूप से रोक दिया, जिसको तदर्थ रूप से उसने 14 अप्रैल 2020 को रोका हुआ है, और उसने विश्व स्वास्थ्य संगठन को अल्टीमेटम दिया है 19 मई को कि आने वाले 30 दिन में हम अस्थायी रूप से रोकेंगे अगर आप वास्तविक तथ्य और तस्वीर नहीं स्पष्ट करते हैं तो। इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यदि ठीक से अमेरिका को हैंडल नहीं किया तो संयुक्त राष्ट्र संघ भी प्रभावित होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभावित होगा तो दुनिया के 194 देश प्रभावित होंगे। वो सब संयुक्त राष्ट्र संघ और अमेरिका के साथ खड़े होंगे। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक और चीन को बहुत भारी पड़ेगा। इस तह में, इस गहराई में सबको जानने की जरूरत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन को संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो दायित्व दिया कि आप आंकड़ा इकट्ठा करिए दुनिया में विपत्तियों, महामारियों, संचारी, गैर संचारी, संक्रामक, गैर संक्रामक रोगों से निपटने के लिए, उसके बाद से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया में चाहे वो कुपोषण के कारण उत्पन्न हुई समस्याएं, बीमारियां हो, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस हो, टीबी हो, मलेरिया हो, इंसेफेलाइटिस हो, कैंसर हो, अन्य प्रकार के इबोला वायरस हो, वायरस और बैक्टीरिया से फैलने वाले दुनिया में बहुत सारे रोग हों, उन सब के पोलियो के लिए, इन सब के इरेडिकेशन के लिए, इन सब को समूल नष्ट कर देने के लिए दुनिया में बहुत सारे शोध विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कराए हैं। बहुतों को उसने घोषित भी कर दिया कि वो पूरी तरह दुनिया से नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन एक बात को बहुत ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि दुनिया में विश्व स्वास्थ्य संगठन अनेक देशों से प्रभावित होकर और स्वयं बहुत क्षुद्र हरकत करते हुए ऐसे षड्यंत्र करता रहता है, जिस षड्यंत्र की आने वाले समय में जब हम आपसे चर्चा प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की अलग अलग करेंगे कल परसों नरसों में, तब इस बात की चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आपको इतना जानना जरूरी है कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, बहुत ओजस्वी और श्रेष्ठ व्यक्तित्व है उनका। उस डॉक्टर हर्षवर्धन जी को 2 निकाय हैं, 2 भाग हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के। एक उसका भाग है हेल्थ असेंबली और दूसरा उसका भाग है एग्जीक्यूटिव बोर्ड। उस समूचे विश्व स्वास्थ्य संगठन का नेतृत्व उसके महानिदेशक करते हैं। जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है, उस एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन 1 वर्ष के लिए 194 देशों में से कोई एक देश 1 वर्ष के लिए वो कार्यकाल संभालता है। 22 मई को भारत को वो नेतृत्व मिला है। भारत उसको संभाल लिया है और संभाल कर आने वाले समय में वह उस स्थिति को किस दिशा में ले जा पाते हैं, क्योंकि भारत के जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन हर्षवर्धन जी बने हैं वे 1 वर्ष रहेंगे। घेब्रेयस जो अफ्रीकी मूल के हैं, अभी 2 वर्ष का उनका कार्यकाल है। आने वाला समय में दुनिया में क्या गुल खिलता है, परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। परिस्थितियां किस करवट बैठेंगी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य अच्छा संकेत नहीं देता। दुनिया के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में प्रकृति हमारा साथ दे रही है। कल और परसों आप सबसे मैंने चर्चा किया था। एक बात और स्पष्ट करके मैं कुछ सूचनात्मक बात करके आपको बात पूरी करूंगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो निकाय हैं, बहुत बड़ी संस्था है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रभावित होने के बाद वह संयुक्त राष्ट्र संघ जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और जिसका अंशदान 24% अकेले चीन, अमेरिका वहन करता है, वह भी प्रभावित होगा।
और वह जब प्रभावित होगा तो कितनी चीज़ें प्रभावित होंगी, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उसके जो सहायक निकाय हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, पहला है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, फिर है अंतर्राष्ट्रीय अपराध आयोग, फिर है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ, फिर है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, फिर है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, जिसको विश्व व्यापार संगठन के रूप में या उस रूप में वो अपनी गतिविधियां संचालित करता है। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, जिसको इकोसाथ कहते हैं, और इसी के अंतर्गत विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्य करता है। यानी इसका वास्तविक नियंता यह परिषद है जो इसकी देखभाल करता है, इसका लुक आफ्टर करता है, इसको ऑब्जर्वेशन में रखता है। वह ऑब्जर्वेशन में रखता है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। फिर इसी का निकाय है संयुक्त राष्ट्र संघ का संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान और सांस्कृतिक परिषद। फिर है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, संयुक्त राष्ट्र राजदूत, जो राजदूत नियत होते हैं उनका भी एक निकाय है। फिर है विश्व खाद्य कार्यक्रम, फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ। ये अलग अलग निकाय हैं और दुनिया में न्यूयॉर्क के बाहर जिनेवा और कोपेनहेगन में इन सबके हेडक्वार्टर हैं और वहाँ ये कार्य करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ स्वयं जो उसका कार्य है व्यक्तिगत इन निकायों के अतिरिक्त, वह जो बटा हुआ है वह 5 भागों में बटा हुआ है। पहला है आम सभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक व सामाजिक परिषद, चौथा है उसका सचिवालय और 5वां है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसलिए यह समीकरण मजबूर में न चाहते हुए भी दुनिया को इस बात को स्पष्ट करने के लिए, जानने के लिए प्रेरित करेगा। इसके विस्तार में, इसके तह में, इसकी सामान्य रूपरेखा हम सब भारतीय नागरिकों के मन मस्तिष्क में होनी चाहिए। एक और बहुत विकट संकट नहीं कहेंगे, लेकिन एक परिस्थितिजन्य कारण से पूरी दुनिया में जो सोशल मीडिया है और सूचनाओं के आदान प्रदान का जो साधन है वो इतना तीव्र है और इतना फिल्टर्ड है कि प्रत्येक व्यक्ति के टिप ऑफ द टंग या ये कह दें टिप ऑफ द फिंगर ये सारी सूचना उपलब्ध है। प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक नागरिक बहुत सजग और जागरूक है। वो अपनी सरकार और विश्व व्यवस्था से प्रत्येक चीज की उचित और अनुचित तरीके से अपेक्षा करता है। भारत में भी कम से कम, बाहर के देशों में तो काफ़ी समय से ये तीव्र प्रचलन में है, लेकिन कोविड-19 के कारण कम से कम भारत में भी जो थोड़ा भी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा बहुत सचेत हैं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को लेकर, वे सभी लोग, उन लोगों की भी बारंबारता, सक्रियता, जानकारी, उपयोग बहुत तेजी से बढ़ा है। हम लोगों के संपर्क में ऐसे लोग आते हैं, उन्होंने कहा कि मैं कभी बहुत बौद्धिक हैं, समझदार हैं, मैच्योर लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, हमने कभी स्मार्टफोन का उपयोग नहीं किया, मैं कभी लाइव प्रसारण नहीं दे सकता, मैं कभी रिकॉर्डिंग आज तक मैंने नहीं किया, मैं फोटो खींचने में विश्वास नहीं है, मैं प्रस्तुति इस तरह से दे नहीं सकता। ऐसे लोग भी सीख कर सूचनाएं उनके पास विस्तार से पहुंच रही हैं, आम जनमानस तक पहुंच रही हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात हुई है कि सूचनाओं और जानकारियों को लेकर लोग बहुत सचेत और जागरूक हो रहे हैं, और वह जागरूकता वास्तविक तथ्य क्या है इस संदर्भ में बहुत बढ़ रही है। इस आलोक में प्रत्येक भारत को, प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक जिम्मेदार व्यक्ति को बहुत सचेत, सतर्क, सावधान रहना पड़ेगा। आने वाले समय के लिए क्या परिस्थिति बनेगी, उस परिस्थिति से हम आप सब एक दूसरे से चर्चा करते रहेंगे। आप हमारा वीडियो देखते रहिए, जो हमारे पास जानकारी होगी, जो मैं आपसे बता पाऊंगा, वो स्पष्ट रूप से तथ्य और गहराई में जाकर बताने की कोशिश करूंगा। आप हमारे YouTube चैनल पर भी जाकर जानकारी और सूचना बाद में भी प्राप्त कर सकते हैं, यह वीडियो वहां भी उपलब्ध होगा, बाद में भी आप देख पाएंगे। इतना निवेदन करते हुए आज की अपनी बात पूर्ण करते हैं। कल पुनः हम आपसे एक अन्य जरूरी और ज्वलंत विषय पर चर्चा के लिए उपस्थित होंगे।
तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए और हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। धन्यवाद।